जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। भारतीय इतिहास पर आधारित प्रश्नों की इस लेक्चर श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इतिहास का ये हमारा लगातार 9वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। जब हमने पिछले लेक्चरों को देखा तो उसमें हमने कई सारे प्रश्नों को अलग अलग समय के जो रहे उनको डिटेल में डिस्कस किया और मुझे आशा है कि आप लोगों ने वो सारे लेक्चर्स देखे होंगे। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं दोस्तों, वो डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं तो वो पहले वाले लेक्चर भी जरूर देखिए, क्योंकि इतिहास एक लिंक में साथ में पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी उसके कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में बेहतर तरीके से आ सकते हैं। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मौर्योत्तर काल के उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो पहले कई एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले समय में जो परीक्षाएं हो सकती है उनमें भी आ सकते हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग वो व्यक्ति था जिसने मौर्य सम्राट वृहद्रथ, जो अंतिम मौर्य सम्राट था, उसकी हत्या की और फिर मगध में शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। 185 ईसा पूर्व के आसपास ही पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी और अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था, भागवत धर्म को आगे बढ़ाया, ये याद रखिएगा। लेकिन जब हम मौर्यों के बाद की व्यवस्था को देखते हैं दोस्तों, जिनको हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं, तो वहां उनको थोड़ा समझिए कि जब मौर्य शक्ति खत्म हुई उसके बाद हम भारत में दो प्रकार की व्यवस्था देखते हैं। एक तो हम देसी शासकों को देखते हैं, एक हम विदेशी शक्तियों को देखते हैं। अगर हम देसी शक्तियों की बात करें तो इसमें हमें शुंग वंश देखने को मिलता है, कण्व वंश देखने को मिलता है, सतवाहन वंश देखने को मिलता है, इसके अलावा हमें चेदी वंश देखने को मिलता है, बराबर। और विदेशियों में हम बात करें तो इस समय तक ईरानी आकर चले गए थे, यूनानियों की स्थिति खत्म हो गई थी। अगर हम बात करें तो हमें 185 ईसा पूर्व के 2 साल बाद हम देखें तो 183 ईसा पूर्व के आसपास हमें यहां हिंद यूनानी शासक देखने को मिलते हैं। हिंद यूनानियों के बाद हमें देखने को मिलते हैं शक शासक, जिसमें हम रुद्रदामन प्रथम, रुद्र सिंह तृतीय जैसे शासकों को देखने वाले हैं आज। और शकों के बाद हम देखें यहां पे तो आपको पहलव या पार्थियन व्यवस्था देखने को मिलेगी। गोदोफर्निस इनका महान शासक हुआ था, इसके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। और अंत में हम यहां देखेंगे तो कुषाणों की व्यवस्था में देखने को मिली। अब इतना विशाल मौर्य साम्राज्य जो भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा था, इसके एक उत्तराधिकारी नहीं हुए बल्कि 2 उत्तराधिकारी हमें देखने को मिलते हैं। 2 शक्तियों ने मौर्यों के उत्तराधिकारी के तौर पर काम किया। क्यों? क्योंकि अशोक के बाद हम देखें तो जो मौर्यों की ताकत थी वो खत्म हुई। अगले 50 सालों तक जो शासक हुए मौर्यों के, वो अयोग्य शासक थे और अयोग्य शासक होने के कारण अंत में इनके आखिरी शासक को मारकर ही पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। लेकिन ज्यादा समय तक शुंग वंश भी नहीं चला, कण्व वंश आया, वो भी ज्यादा समय तक नहीं चला। यहां देखने को मिलता सतवाहन। तो सातवाहन शासक जो थे वो मौर्यों के अधीन ही हुआ करते थे एक समय पहले, लेकिन इन्होंने दक्षिण की तरफ हम देखें तो दक्षिण की तरफ लंबे समय तक शासन किया। महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें तो इस जोन में तो मौर्यों के दक्षिण में हम देखें तो सतवाहन एक बेहतर उत्तराधिकारी के तौर पर दिखे। और यहाँ हिंद यूनानी हो, शक हो या पहलव हो, इनका शासन कोई ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। अगर प्रभावी शासन रहा, लंबा शासन रहा तो कुषाणों का रहा, लेकिन इन्होंने बेसिकली उत्तर भारत में अपना शासन किया लंबे समय तक और कुषाणों में कनिष्क इनका सबसे महान शासक हुआ। तो ऐसे में उत्तर में अगर हम देखें तो कुषाणों ने मौर्यों के उत्तराधिकारी के तौर पर काम किया और दक्षिण में देखें तो सतवाहन मौर्यों के वास्तविक तौर पर देखें तो व्यवस्थित उत्तराधिकारी रहे। तो इस प्रकार से हम देखें तो मौर्य साम्राज्य की समाप्त होने के बाद उसे एक शक्ति ने नहीं बल्कि 2 शक्तियों ने संभाला था, लंबे समय तक कंटिन्यू की थी व्यवस्थाएं। और यहां हम देखें तो मौर्य सम्राट वृहद्रथ जो था अंतिम, उसके सेनापति के तौर पर काम करने वाले पुष्यमित्र शुंग ने ही मौका पाकर 185 ईसा पूर्व उसकी हत्या कर दी और उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, जो कि एक ब्राह्मण वंश था। इस समय ब्राह्मण साम्राज्य हमें एक उत्कर्ष पर दिखाई पड़ता है। और यहां अगर हम इस शुंग वंश की जानकारी की बात करें तो हमें हर्षचरित जो कि बाणभट्ट ने लिखी थी, इससे भी हमें शुंग वंश के शासन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम बात करें तो वायु पुराण हो, मत्स्य पुराण हो,
इन पुराणों से भी हमको शुंग वंश के शासन की जानकारी मिलती है। इस समय विशेष तौर पर मनुस्मृति लिखी गई थी शुंग वंश के समय ही, तो हमें ये भी इसकी जानकारी देने वाला इंपॉर्टेंट स्रोत है। इसके अलावा और अगर देखा जाए तो पतंजलि जो थे दोस्तों, वो शुंगों के, पुष्यमित्र शुंग के समय में राज पुरोहित के तौर पर काम कर रहे थे और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था महाभाष्य। इनसे भी हमको पुष्यमित्र शुंग के समय की शासन की जानकारी मिलती है। तो पुष्यमित्र शुंग के शासन की स्थापना और बाकी सब चीजों के बारे में जानकारी देने वाले कई सारे ग्रंथ हमारे लिए हैं। और अगर हम यहां बात कर लें दोस्तों हर्षचरित की, तो हर्षचरित ने तो उन्हें अनार्य भी कह दिया था कि ये अनार्य थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है शुंग शासकों के संबंध में। इतिहास में कई सारे ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें इनकी जानकारी मिलती है। प्रारंभ किया पुष्यमित्र शुंग ने, भागवत धर्म को एक्सेप्ट किया। भागवत धर्म को हम वैष्णव धर्म के नाम से भी जानते हैं। ब्राह्मणों का धर्म था, इसमें सुधार करने का काम किया, इसे अपने पीक पर ले जाने का काम शुंग शासकों के समय से प्रारंभ हो गया था। विदिशा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। अब चूंकि इन्होंने अपने आप को भार्गव से जोड़ दिया और ये अपने आप को ब्राह्मण बताते थे, इसके कई सारे हमें स्रोत भी देखने को मिलते हैं। विदिशा का हेलियोडोरस का जो हमें गरुड़ स्तंभ देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं इसका साक्ष्य है। इसके अलावा हम देखें तो कई लोगों का यह भी कहना होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने जिस ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की, उस ब्राह्मण साम्राज्य में ये बौद्ध धर्म के विरोधी थे। कहीं ना कहीं हमें एहसास होता है कि थे, परंतु उसके विरोध स्वरूप इतनी सारी बातें कह दी गई कि अशोक के द्वारा स्थापित किए गए 84,000 स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट करवाया था। अगर नष्ट करवाने की बात को हम सही माने तो फिर भरूच स्तूप, जिसके बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है, सांची का स्तूप जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने स्थापित करवाया था, इसकी रेलिंग का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। अग्निमित्र शुंग जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा रहा, उसने सांची के स्तूप का विस्तार करवाने का काम करवाया था। तो ये अगर डेटा मिल रहा है तो आप इसको पूरी तरीके से कट्टर बौद्ध विरोधी नहीं कह सकते। हाँ, कट्टर ब्राह्मण शासक जरूर हुए थे। ठीक है, तो ये हमें शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है पतंजलि और आदि ग्रंथों से कि पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य वंश के अंतिम सम्राट वृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? उनका सेनापति था। देखा कि वृहद्रथ एक अयोग्य शासक है, कुछ नहीं कर रहा है, तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मौका पाकर पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ को मार दिया और कहीं ना कहीं शुंग वंश की स्थापना कर दी। एक ग्रंथ है जिसको आप सिंगली अनुसूची कहते हैं, दिव्यावदान। इससे हमको जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो पुष्प धर्म का पुत्र था, ठीक है, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिए वासुदेव जो था ये कण्व वंश का संस्थापक था और 75 बीसी से लेकर लगभग हम 30 बीसी की बात करें तो इस दौरान कण्व वंश के शासकों का शासन देखने को मिलता है। वासुदेव ने देवभूति को मारकर, याद रखिएगा शुंग वंश का अंतिम शासक, याद रखिएगा अंतिम शुंग शासक अगर कोई था तो वो देवभूति था, और देवभूति को मारकर वसुदेव ने अपने कण्व वंश की स्थापना की। और कण्व वंश के बारे में हम देखें दोस्तों तो कहीं ना कहीं हर्षचरित ही इस बात की जानकारी देती है। हर्षचरित क्या है? बाणभट्ट की एक किताब रही, तो हर्षचरित जो है उससे हमको जानकारी मिलती है कि वसुदेव भी एक ब्राह्मण था और इसने जो कण्व वंश स्थापित किया ये भी एक ब्राह्मण वंश ही था, और इसने एक ब्राह्मण वंश के नाते वैदिक धर्म को, क्या वैदिक धर्म को, भागवत धर्म को बढ़ाने का काम किया, उस संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को मारकर की थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, सतवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? यहां याद रखिएगा सिमुक जो था वो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था। इसने क्या किया था कि कण्व वंश जो हुआ, कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। क्लियर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। इस सुशर्मा को मारा था सिमुक ने, और सिमुक ने इसको मारकर लगभग 30 ईसा पूर्व के आसपास हम देखें तो यहां पर इसने शासन की स्थापना की। कौन से शासन की? सतवाहन शासन की स्थापना की, और 30 ईसा पूर्व से लगभग 250 ईस्वी तक लंबे समय तक यह शासन हमें दिखाई पड़ता है।
जिस प्रकार से कुषाण जो रहे वो मौर्यों के साम्राज्य के उत्तर में बेहतर उत्तराधिकारी मिले थे, उसी प्रकार से मौर्यों की विरासत को दक्षिण में बेहतर तरीके से चलाने वाले उनके उत्तराधिकारी जो हुए वो सातवाहन शासक हुए, जिन्होंने महाराष्ट्र से अपना शासन प्रारंभ किया और फिर ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक के पूरे रीजन के शासक बन गए। कुछ साहित्य समय पता चलता है कि पहले ये ब्राह्मण नहीं थे, बाद में इन्होंने ब्राह्मण धर्म को, वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया, उसका संरक्षण किया, उसका पालन पोषण किया और इनके साम्राज्य को भी ब्राह्मण साम्राज्य के तौर पर जाना गया। याद रखिए, सातवाहनों के हमें कई सारे अभिलेख मिले हैं, अलग अलग धातुओं के इनके सिक्के मिले हैं, इनके कई सारे स्मारक हमें मिले। उन स्मारकों से ही हमें पता चलता है कि आंध्र सातवाहन शासक भी ब्राह्मण शासक हुआ करते थे और यहाँ सिमुक जो था उसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को मारकर सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की थी, जो लंबे समय तक रहा। सातवाहन वंश की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इन्होंने जो सिक्के जारी किए वो कोई बहुमूल्य धातुओं के सिक्के जारी नहीं किए। सीसा, कोटीन, इस प्रकार की निम्न जो कोटि की धातु होती थी उनके सिक्के इन्होंने ज्यादा चलाए। इनके सिक्कों के आधार पर हम ये जरूर कह सकते हैं इनकी अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा उन्नत नहीं रही होगी, क्योंकि जिन शासकों की अर्थव्यवस्था बहुत उन्नत रही उन्होंने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के चलाए, लेकिन इन्होंने इस प्रकार के धातु के सिक्के चलाए। शीशे जो है उसका सबसे ज्यादा सिक्के चलाने वाले कौन थे? सातवाहन शासक थे। दूसरी तरफ हम एक और बात देखें कि सातवाहन शासक जो रहे उनमें गौतमीपुत्र शातकर्णी, यज्ञश्री शातकर्णी, तो इस प्रकार के शासक रहे जिन्होंने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम जोड़ा, जिससे हम लोगों को यह जरूर पता चलता है कि सातवाहन शासक जो थे वो मात्र सत्तात्मक समाज का हिस्सा थे। इसमें महिलाओं को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था, मौर्यों के अधीन काम किया था, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? दोस्तों याद रखिए कि ये पूरी विदेशी सत्ता की व्यवस्था है। हिंद यूनानी आए, हिंद यूनानियों के बाद शकों ने साम्राज्य स्थापित किया, शकों के बाद पहलव या पार्थियन शासकों ने साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें गोदोफर्निस महानतम शासक के तौर पर देखते हैं हम लोग। उनको हटाकर, पार्थियन लोगों को हटाकर उनको विस्थापित करके कुषाणों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी और कुषाणों में कनिष्क जो रहा वो सबसे महानतम शासक के तौर पर जाना गया, जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का सबसे बड़े संरक्षण के तौर पर भी देखा गया है। अब यहां हम बात करें तो यहां पर जो कुजुल कल्फिसिस है, कुजुल कल्फिसिस ने हमारे देश में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन ये लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। अगर वास्तविक तौर पर हम देखें तो महत्वपूर्ण अगर कोई कुषाण शासक रहा जिसने भारत में कुषाण वंश की वास्तविक रूप में स्थापना की थी तो वो विम कल्फिसिस था। एग्जाम में अगर पूछता है कि भारत में कुषाण वंश की नींव किसने रखी थी, कुजुल कल्फिसिस ने रखी थी, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक जिसने बेहतर तरीके से इसको एस्टेब्लिश किया था वो विम कल्फिसिस था। विम कल्फिसिस वो शासक था जिसने सबसे पहले हमारे यहां पर देखें सोने के सिक्के लेखबद्ध तरीके से चलाए थे। सोने के सिक्के व्यवस्थित तौर पर चलाने वाला कौन था? तो क्या बताएंगे? विम कल्फिसिस था। और विम कल्फिसिस और कुषाणों की बात करें दोस्तों तो ये शैव धर्म को मानने वाले थे, तो शिव जी के धर्म को मानने वाले थे। इस विम कल्फिसिस ने शैव धर्म के शासक के तौर पर बताने के लिए महेश्वर का उपाधि भी लिया था। तो महेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कुषाण शासक कौन था? अगर ये एग्जाम में पूछ लेता है तो विम कल्फिसिस था, जिसने सोने के सिक्के चलाए, जिसने शैव धर्म को अपनाया, महेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत में कुषाणों के साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासक यही थे जिन्होंने व्यवस्थित तौर पर भारत में कुषाण वंश की नींव रखी। लेकिन इस कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक दोस्तों अगर कोई रहा है तो वो कनिष्क रहा है, जो पहले शैव धर्म को मानता था। बाद में हम देखें तो इसके समय पे हमें जो शासक देखने को मिले, जो साधु संत देखने को मिले, बौद्ध भिक्षु देखने को मिले, उन्होंने, जिसमें अश्वघोष इंपॉर्टेंट था, अश्वघोष से प्रेरित होकर ही कनिष्क ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और बौद्ध धर्म की एक संगति भी करवाई थी, जो इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना के तौर पर जाना गया है। और इस संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बंटता है, हीनयान और महायान। हीनयान शाखा जो रही वो दक्षिण के देशों में फेमस रही और महायान शाखा जो रही वो उत्तर के देशों में फेमस रही, और कनिष्क ने महायान शाखा को इंपॉर्टेंस दी थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है?
उसके पहले हम देखें तो हमारे देश में यूनानी कला आई थी। तो यूनानी कला, जिसको हेलेनिस्टिक आर्ट कहा गया, उसका भारतीय आर्ट से मिश्रण हुआ और मिश्रण के बाद जो नई कला बनती है दोस्तों, उसको आप कहते हैं गांधार कला। और गांधार कला दोस्तों भारत में बहुत इंपॉर्टेंट रही। अगर हम कुषाणों के समय की बात करें तो एक तरफ हमें गांधार कला भी फलती फूलती दिखती है, विशेष तौर पर उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में, और दूसरी तरफ हम देखें तो कुषाण के समय, स्पेशल तौर पर कनिष्क के समय ही हमें मथुरा कला भी विकसित होते देखने को मिलती है, क्योंकि इस समय जो व्यवस्थित तौर पर बुद्ध महाराज की मूर्ति बनती दिखती है वो मथुरा कला में दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर भारत ग्रीक शैली को मिलाकर जो कला बनी उसे गांधार कला बोला गया, और कनिष्क इस कला का, इस संस्कृति का महान संरक्षण हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? कनिष्क के समय मथुरा शैली और गांधार शैली में मूर्तियां निर्माण की जाती थी, ये ध्यान रखना। ओके, अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? दोस्तों कनिष्क ने जब अपना साम्राज्य स्थापित किया तो उसने पुरुषपुर को, पुरुषपुर जिसे पेशावर के नाम से आप जानते हैं वर्तमान में, इसको अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। और बाद में इसने क्या किया, मथुरा को भी अपनी राजधानी बनाया। मतलब कनिष्क की दो राजधानियां थी, पहले पुरुषपुर या पेशावर थी और दूसरी राजधानी जो थी वो मथुरा थी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है पेशावर का, जो पाकिस्तान में है आज? ठीक है, अगला प्रश्न है, चरक किसके राजकीय चिकित्सक थे? दोस्तों चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में राजकीय चिकित्सक के तौर पर मौजूद थे, उनके राज वैद्य थे ये। और यहां याद रखिएगा कि चरक ने चरक संहिता की रचना भी की है। तो अगर हम कनिष्क की बात करें तो कनिष्क जो रहा वो कला का, विद्वानों का, और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि विद्वता का महान संरक्षक शासक हुआ। इसके दरबार में कई सारे लोग रहते थे, जिसमें हम बात करें तो कनिष्क के दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, ये इंपॉर्टेंट लोग जो थे जिनका हमारे देश की संस्कृति में, इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देखने को मिलता है, साहित्य में योगदान देखने को मिलता है, वैज्ञानिक योगदान देखने को मिलता है। ये सभी के सभी लोग हमें महत्वपूर्ण तौर पर देखें तो कनिष्क के दरबार में देखने को मिलते हैं, पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे तो इन सभी का नाम आप लोग नोट कर लीजिए कि इतने सारे लोग जो थे वो कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? दोस्तों तो याद रखेंगे तक्षशिला उत्तर पश्चिम में जाएं तो वहां स्थित था, आज के पाकिस्तान में है। और अगर हम तक्षशिला की प्रसिद्धि के बाद बताएं तो यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय रहा जिसमें आचार्य चाणक्य थे। लेकिन हम मौर्योत्तर काल में इसकी प्रसिद्धि की बात करें तो ये गांधार कला के लिए प्रसिद्ध रहा है, और जैसे कनिष्क ने महानतम रूप से संरक्षण प्रदान किया है। मूर्ति कला की एक अवधारणा रही गांधार कला, और याद रखिएगा इस गांधार कला का अगर सर्वाधिक विकास हुआ है, गांधार कला का सर्वाधिक विकास अगर किसी के समय हुआ है तो किसके समय हुआ है? कनिष्क के समय हुआ है। और इस गांधार कला की विशेषता अगर आप लोग जाने तो इसमें जो मूर्तियां बनाई गई दोस्तों, उन मूर्तियों में शरीर के जो अंग हैं, जो पूरी व्यवस्था है, उसको बहुत क्लियरिटी के साथ बताया गया है। मतलब वास्तव में जो चीज है उसको उसी रूप में अगर बताने का काम किया है तो गांधार कला में किया गया, याद रखिएगा। और इसमें कला का जो विषय वस्तु रही है वो बौद्ध धर्म से रही है। याद रखिएगा कि इसकी जो विषय वस्तु रही है वो बौद्ध धर्म से रही है, परंपरा से रही है। हालांकि इसका निर्माण का जो ढंग रहा है वो यूनानी रहा है। तो इस कला में निर्माण का ढंग यूनानी रहा है, यूनानी ढंग से बनाई जाती है मूर्तियां, परंतु आधार क्या रहा है? बौद्ध। क्लियर? इंपॉर्टेंट रूप से इसको संरक्षण बढ़ावा देने वाला शासक कौन रहा? कनिष्क। किस प्रकार की मूर्तियां बनाई गई? भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई, एक एक अंग को आप क्लियर देख सकते हैं, बड़ी सफाई के साथ दिखाने का प्रयास किया गया मूर्तियों में चीजों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? दोस्तों याद रखिए भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाने का हम अगर श्रेय दें तो यूनानी लोगों ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था की थी। लेकिन लेखबद्ध सोने के सिक्के, चित्रित सोने के सिक्के अगर किसी ने भारत में चलाए हैं तो यवनों ने चलाए, इंडो बैक्टीरियन शासकों ने चलाए थे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे, सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए थे। अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय में
कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो याद रखेंगे मथुरा संग्रहालय जो है इसमें कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। कुषाण काल में कितनी कला चली थी? तो कुषाण काल में दोस्तों एक तो गांधार कला का विकास हुआ था और कुषाण काल में एक तरफ मथुरा कला का विकास हुआ था। अगर हम गांधार कला की बात करें तो इसमें गहरे, याद रखिएगा, इसमें गहरे नीले और काले पत्थर का प्रयोग होता था। अगर गांधार कला की बात करें तो इसमें किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता था? गहरे नीले और काले प्रकार के पत्थरों का प्रयोग होता था। वहीं अगर हम मथुरा कला की बात करें तो इसमें लाल पत्थरों का प्रयोग होता था। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि गांधार कला और मथुरा कला में अंतर बताइए, तो गांधार कला क्या रही? जिसमें गहरे नीले काले कलर के पत्थरों का प्रयोग हुआ। मथुरा कला में लाल कलर के पत्थरों का प्रयोग हुआ था, बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। अगर हम बात करें गांधार कला की तो इसमें यथार्थवादी चित्रण है। यथार्थवादी चित्रण मतलब जैसा है वैसा ही चित्रण है। और अगर हम मथुरा कला की बात करें तो इसमें आदर्शवादी चित्रण देखने को मिलता है। तो आदर्शवादी चित्रण किसमें देखने को मिलता है? मथुरा कला में। दूसरी बात, गांधार कला में किसकी मूर्तियां बनाई गई? बौद्ध की मूर्तियां बनाई गई। तो गांधार कला विशेष तौर पर बौद्ध की मूर्ति से संबंधित रही है, जबकि मथुरा कला जो है वो बौद्ध की, जैन की, ब्राह्मण धर्म की सभी की मूर्तियों से संबंधित रही है। और विशेष देखें तो गांधार कला को विशेष तौर पर कनिष्क का संरक्षण मिलता है, लेकिन मथुरा कला को कनिष्क के अलावा और भी शासकों का संरक्षण मिलता है। ध्यान रखेंगे ये बेसिक अंतर है गांधार और मथुरा कला में, जिसमें कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे ज्यादा मथुरा संग्रहालय में देखने को मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो याद रखेंगे कुषाण शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। सतवाहनों के समय में मुद्रा का सर्वाधिक किस धातु से बने थे? तो याद रखेंगे सीसा, पोटीन, तांबा, सोना, सब धातु के सिक्के बनाए थे। सोने के सिक्के बहुत कम विकसित थे, सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के बनाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? दोस्तों कनिष्क के समकालीन में हम देखें तो नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे। नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, आपके पार्श्व, ये सभी के सभी कनिष्क के समकालीन थे। और नागार्जुन दोस्तों याद रखिएंगे, नागार्जुन दार्शनिक भी थे, नागार्जुन वैज्ञानिक भी थे। चीन गए थे। कहां गए थे? चीन गए थे। और ये महानतम व्यक्ति जो रहा, इसकी तुलना आप मार्टिन लूथर किंग से करते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग से किसकी तुलना की गई है? नागार्जुन जी की गई। ध्यान रखेंगे। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था माध्यमिक सूत्र। तो माध्यमिक सूत्र नामक ग्रंथ किसका है? नागार्जुन का है, जिसमें इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को समझाया है। तो कहीं ना कहीं माध्यमिक सूत्र नागार्जुन का, और नागार्जुन जो है कनिष्क के समय थे। अश्वघोष और वसुमित्र के बारे में मैं पिछले लेक्चर में कई सारी चीजें बता चुका हूं। ठीक है, ये ग्रंथ लिखने वाले महान बोल सकते हैं कि विद्वान थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जिन्होंने उससे रिलेटेड ग्रंथों को भी लिखा है। आगे पिछले लेक्चरों में आप देख चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? दोस्तों अगर हम इतिहास में देखें तो हमें दिखाई पड़ता है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि और आदि चीजें दान देने की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, लेकिन ये प्रारंभ से नहीं थी। ये व्यवस्था जो है वो सातवाहन शासकों ने प्रारंभ की थी। तो सबसे पहले अगर ब्राह्मणों को भूमि दान देने की व्यवस्था प्रारंभ की है तो वो सातवाहन शासकों ने शुरू की थी। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? जैसे आपने कॉमेडी नाइट विद कॉमेडी कपिल का शो देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर से एक पर्दा गिरता है। रामलीला के मैदानों में आप कई बार रामलीला नाटक देखने गए होंगे, तो पर्दा बंद हो जाता है। वो जो पर्दा उसको यवनिका कहा जाता है। और भारत में वो यवनों ने, हिंद यूनानियों ने शुरू किया था। यूनानी नहीं है, ये हिंद यूनानी शासकों ने शुरू किया था। ध्यान रखेंगे, यवनों ने शुरू किया था। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया था? दोस्तों रेशम का आविष्कार हम देखें बहुत बड़े स्तर पर अगर देखने को मिला तो वह चाइना से मिला। और चाइना में आपको प्रिंटिंग प्रेस और बाकी चीजें भी देखने को मिली। यहां से इसका संपर्क दूसरी दुनिया से हुआ। और इसका जो व्यापारिक मार्ग था वो खोलने वाला शासक अगर कोई था तो वो कनिष्क था।
कनिष्क ने 2 बार यहां युद्ध किया। पहले युद्ध में वो जो यहां का सेनापति था चाइना का, उससे हार गया था। दूसरे युद्ध में कनिष्क ने उस सेनापति को हराया और उसके बाद ये मार्ग खोला था, जिसके कारण कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला था, बढ़ावा देखने को मिला था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मुहर चलाई थी? तो याद रखेंगे, कुषाण शासकों ने बड़ी मात्रा में सोने की मुद्राएं चलाई थी। लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाने वाले हमारे देश में कोई शासक रहे हैं, वो गुप्त शासक रहे हैं। गुप्त काल में जो व्यापार की स्थिति बेहतर थी, गुप्त काल में जो हमारे यहाँ शिल्प और उद्योगों की स्थिति बेहतर थी, उसके कारण गुप्त काल की इकोनॉमी को, समय की व्यवस्था को आप स्वर्ण युग के तौर पर देखते हैं। भारत सोने की चूड़िया भी कहीं ना कहीं इसी कला के आधार पर कहलाता था। तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए, जो बताता है कि इनकी इकोनॉमी बहुत बेहतर थी। सिक्कों से आप इकोनॉमी का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे ही कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के इन सभी शासकों की तुलना में ज्यादा चलाए थे। जैसे मौर्यों के समय में आपको पर्ण नामक चांदी का सिक्का देखने को मिलता है, तो इन्होंने चांदी के सिक्के पे काम किया था, ठीक है, और उसी व्यवस्था को कहीं ना कहीं लोगों ने चलाया था। कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के इन सभी की तुलना में ज्यादा चलाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले अगर कोई थे, वो कुषाण शासक थे। अगला प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार में शोभा देते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे, मैंने अभी बताया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? याद रखिए, कनिष्क। कनिष्क जो है वो शासक बनता है, और कनिष्क जब शासक बना तो 78 ईस्वी में हम देखें तो 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ। मतलब कनिष्क राजा कब बना? 78 ईस्वी में। और इसी समय कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ करवाया। अब शक संवत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग अगर है तो वो शक संवत है, जो कि चैत्र से प्रारंभ होता है, और हम हिंदुओं में इसको हम 9 वर्ष के तौर पर भी मानते हैं, चैत्र की नवरात्रि से। और ये 22 मार्च हम देखें या 21 मार्च से हमें प्रारंभ होता दिखाई पड़ता है। हमारा 9 वर्ष हिंदुओं में जो होता है वही, ठीक है। तो ये शक संवत भारत सरकार के कैलेंडर के तौर पर भी है, जो कनिष्क के राज्याभिषेक के समय 78 ईस्वी में चालू हुआ था। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था दोस्तों, तो पाकिस्तान में था। आचार्य चाणक्य वाले चैप्टर में मैंने इसमें डिटेल में बताया है, ठीक है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था दोस्तों? तो कलिंग का महान शासक के तौर पर हमें चेदी वंश का खारवेल देखने को मिलता है, जिसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। क्लियर। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हमें देखने को मिला है दोस्तों, याद रखिएंगे, वास्तुकला के क्षेत्र में, ठीक है। इस समय बौद्ध आदि सभी धर्मों से संबंधित कई सारी चीजें स्थापित करवाई गई थी। क्लियर। तो वास्तुकला की दृष्टि से हम देखें तो कुषाण काल में आपको सबसे ज्यादा विकास देखने को मिलता है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया था? तो सातवाहनों के शासन की स्थापना महाराष्ट्र से हुई थी। बाद में ये विस्तार करते करते कर्नाटक तक पहुंचे, आंध्र प्रदेश तक पहुंचे, और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जब बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया तो फिर इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहने लगे, जिन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन को बनाया था औरंगाबाद। इंपॉर्टेंट तौर पर याद रखेंगे। और यहां पर याद रखिएगा कि इनकी भाषा जो है वो प्राकृत थी और लिपि इनकी ब्राह्मी थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सातवाहन शासकों की भाषा क्या थी, प्राकृत थी, इनकी लिपि क्या थी, तो ब्राह्मी लिपि को इन्होंने बढ़ाया। ब्राह्मण साम्राज्य था ऐसा माना जाता है। लंबे समय तक दक्षिण में शासन करने वाले अगर संभवतः शासक रहे प्रारंभ में, तो वो सातवाहन शासक ही थे। ये शासक मात्र सत्तात्मक समाज के अंतर्गत आते थे, क्योंकि हर एक शासक ने अपने नाम के आगे अपनी माताओं का नाम लगाया था। सातवाहन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पैठन या प्रतिष्ठान थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, पहले ही बताया है मैंने। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? दोस्तों, हाल। सातवाहन शासक हॉल जो था, इसके समय गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ लिखा गया था, और ये एक सातवाहनों का महानतम शासक था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा ये कवि तथा कवियों का महान संरक्षण के तौर पर भी ये था।
क्लियर। और इसने जो भी रचनाएं की उन सभी रचनाओं को इसने प्राकृत भाषा में किया था, ये ध्यान रखेंगे। और इन्हीं के समय पे एक और विद्वान रहते जिनका नाम था गुणाढ़। तो गुणाढ़ नामक विद्वान किसके शासन में रहते थे? तो हाल के शासन में रहते थे, जो एक सतवाहन शासक था। सतवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। ठीक है। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सतवाहन शासक पहले आए, गुप्त शासक पहले आए, शुंग शासक पहले आए या चोल शासक पहले आए? तो इनका क्रम देखिए। पहला अगर हमें इन सब में देखने को मिलता है तो वो शुंग देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर 185 ईसा पूर्व के आसपास देखें तो शुंग शासक आए थे। शुंग शासकों के बाद हमें देखने को मिलते हैं सतवाहन शासक। शुंगों के बाद सतवाहन शासक देखने को मिलते हैं, फिर हम लोगों को गुप्त शासक देखने को मिलते हैं और बाद में चोल शासक देखने को मिलते हैं। गुप्त शासक में श्रीगुप्त आ जाएगा। चोल शासकों को हम भारत में स्थानीय प्रशासन का, ग्रामीण व्यवस्था का जनक के तौर पर देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही ग्रामीण स्तर की जो व्यवस्थित संस्थाएं थी उनको भारत में प्रारंभ किया था, ध्यान रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले निम्नलिखित में से कौन से थे? ठीक है। तो यहां याद रखिएगा कि बैक्ट्रियन या ग्रीक शासकों ने सबसे पहले आक्रमण किया था। अगर हम प्राचीन काल में देखें तो विदेशियों का आक्रमण हुआ है, जिसमें सबसे पहले आप ईरानी को कहते हैं। ईरानियों में जो हखमनी वंश था उसमें साइरस को आपने देखा था शासक के तौर पर, जिसने आक्रमण किया था। उसके बाद हम लोग यूनानियों को देखते हैं। यूनानी एथेंस अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी होकर भी आए हैं, प्रधानमंत्री जी, तो इससे संबंधित क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम में आना चाहिए। तो बाद में हमारे यहाँ पर यूनानी लोग आए थे, जिसमें सिकंदर का आक्रमण हम देखते हैं। यूनानी और इनकी व्यवस्था खत्म हुई। इनकी जब व्यवस्था खत्म हुई तो फिर हमारे यहाँ पर आते हैं इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी शासक आते हैं। और हिंद यूनानी शासकों में हम कहीं ना कहीं डेमेट्रियस प्रथम को देखते हैं, और इस समय का सबसे महानतम शासक में हम मिनांडर को देखते हैं, जो भारत आता है और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। नागसेन के साथ इनकी एक चर्चा होती है, प्रश्न पूछता है मिनांडर और उसका उत्तर नागसेन बौद्ध भिक्षु देता है। तो इन दोनों के जो कन्वर्सेशन था उसे मिलिंद पन्हो नामक, मिलिंद के प्रश्न नामक ग्रंथ में जगह दी गई है। तो मिनांडर हिंद यूनानियों का एक इंपॉर्टेंट शासक हुआ। और यूनानी की बाद हम बात करें तो हमें देखने को मिलते हैं शक शासक। जो शक शासक थे इसमें हमें रुद्रदामन प्रथम जैसे महानतम शासक देखने को मिला, जिसने इस समय सिंचाई व्यवस्था पर इंपॉर्टेंटली ध्यान दिया था और इसने संस्कृत भाषा को इंपॉर्टेंट दी। और गिरनार में अगर हम देखें, जूनागढ़ जो गुजरात का पश्चिमी इलाका है, यहां पर इसने संस्कृत का भारत का पहला अभिलेख भी लिखवाया था। अन्य इंपॉर्टेंट शासक शकों का रहा है रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय वो व्यक्ति है जिसने गुप्तों पर बाद में आक्रमण किया और बाद में उनकी पत्नी जो थी ध्रुव स्वामी ने उसको लेकर आ गया। गुप्त शासक रामगुप्त की पत्नी थी। और कहीं ना कहीं फिर जो विक्रमादित्य थे, कौन? चंद्रगुप्त सेकंड, उन्होंने रुद्र सिंह तृतीय को मारा और कहीं ना कहीं शकारी की उपाधि धारण की और विक्रमादित्य का टाइटल भी लिया था। तो इनका संबंध हम वहां पर और डिटेल में देखेंगे। शकों के बाद हम देखें तो यहां पर आते हैं पहलव या पार्थियन शासक आते हैं, जिनमें गोदोफर्निस इंपॉर्टेंट महानतम शासक के तौर पर देखने को मिलता है। और अंत में आते हैं कुषाण। कुषाणों में कनिष्क एक महानतम शासक के तौर पर देखने को मिला, जिसने 78 एडी में शक संवत प्रारंभ किया था। तो यहां पर ये लोग तो मौर्य साम्राज्य के दौरान ही आ गए थे, उनसे पहले ही आ गए थे। मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद 183 बीसी में हिंद यूनानी यवनों ने अपना शासन स्थापित किया था, बैक्ट्रियाई जो प्रदेश था वहां पर। ठीक है। तो यह व्यवस्था आपको जरूर ध्यान रखना है कि मौर्यों के अंत के बाद हिंदू यूनानी शासकों ने भारत पर आक्रमण किया था पहले पहल। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में शासक दिए हैं, सूची 2 में उनकी उपाधियां दी है। अशोक जो था दोस्तों, उसकी उपाधि में आपको प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी शासक दिखाई पड़ता है। कनिष्क जो है दोस्तों, अगर हम कनिष्क की उपाधि पे चले जाएं तो कनिष्क की उपाधि थी देवपुत्र। खारवेल की उपाधि में हम अगर देखें कि खारवेल की उपाधि क्या थी तो कलिंग चक्रवर्ती। और कुमारगुप्त की उपाधि हम देखें तो वो थी महेंद्रादित्य। तो ये 4 को आप इन 5 से जोड़कर देख रहे हैं। विक्रमादित्य की हम बात करें दोस्तों, तो विक्रमादित्य की उपाधि जो थी अगर हम एक और बना दें तो वो था चंद्रगुप्त II। चंद्रगुप्त II ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। भारत इतिहास में हम देखें तो टोटल 14 हमें विक्रमादित्य की उपाधियां देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे महानतम विक्रमादित्य अगर कोई हुआ है तो वो कौन हुआ था? वो हुआ था आपके चंद्रगुप्त सेकंड।
और अंतिम विक्रमादित्य के तौर पर हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू, जिनका पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में अकबर की सेना के साथ, वो हेमचंद्र विक्रमादित्य जिनको हम अंतिम हिंदू सम्राट के तौर पर जानते हैं भारत के, इनका कहीं ना कहीं बोल सकते हैं अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है, तो यहां पर हमने इनको देखा, इनको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा 57 और 58 बीसी में हम स्टार्ट होते देखते हैं, याद रखेंगे। आज अगर आप लाला राम स्वरूप का कैलेंडर लाते हैं तो उसमें विक्रम संवत लिखा होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया था, कब? 57 58 ईसा पूर्व के आसपास, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 2 में आपको संवत दिए, सूची 1 में आपको संवत दिए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित दिनांक दिए। अब यहां देखिए विक्रम संवत कब आया, तो विक्रम संवत हमने अभी देखा 57 58 ईसा पूर्व में आया। शक संवत कब आया? कनिष्क लेकर आया था राज्याभिषेक के समय 78 ईस्वी में। गुप्त संवत कब आया? गुप्त संवत आया था 319 320 ईस्वी के आसपास। चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने गुप्त संवत प्रारंभ किया था 319 320 ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी में, है ना, एडी आएगा, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। कली संवत जो था वो 102 ईसा पूर्व में चालू हुआ था। इस प्रकार से ये संवत की व्यवस्था रही। इसके अलावा हम जाएं तो इलाही संवत 1583 के आसपास, है ना, किसने शुरू किया था? वो शुरू किया था आपको अकबर के द्वारा। और हिजरी संवत का भी प्रारंभ देखने को मिलता है लगभग 622 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब के समय से। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो याद रखें कि मौर्यों के हम 2 उत्तराधिकारी देखते हैं, उत्तर भारत में कुषाण और दक्षिण भारत में कौन थे? सतवाहन शासक थे, जिनके साम्राज्य की स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित साम्राज्य था ये, और लगभग 3 शताब्दियों तक इन्होंने किसी ना किसी रूप में शासन किया था। 3 शताब्दियों तक किसी न किसी रूप में शासन किया था। और जो प्राचीन काल में सबसे ज्यादा समय तक किया गया शासन का काल भी था, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सतवाहन शासकों ने सीसा, पोटीन, सोना, तांबा आदि धातु के सिक्के चलाए। निम्न धातु के सिक्के के कारण इनकी अर्थव्यवस्था में कमजोर सी दिखाई पड़ती है। कला की दृष्टि से इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, साहित्य की दृष्टि से इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। क्लियर, चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में, मथुरा कला में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद भारत किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो ध्यान रखेंगे कि शुंग वंश आया, शुंग वंश की समाप्ति होती है। शुंग वंश कैसे आया? वृहद्रथ जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसको मारा पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति को मारकर हम वसुदेव के द्वारा देखते कनु वंश की स्थापना। तो शुंग वंश के बाद आता है कौन सा वंश? कनु वंश। तो ये आपका उत्तर हो गया, कनु वंश। कनु वंश के बाद हम देखें दोस्तों तो आता है सतवाहन। क्यों? क्योंकि कनु वंश के अंतिम शासक जो थे उसका नाम था, क्या नाम था? सुशर्मा। सुशर्मा को मारा सिमुक ने और सतवाहन शासकों की स्थापना कर दी थी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं सतवाहक शासकों के बाद जो आते हैं वो चेदी वंश के शासक आते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और पैरेलली हम इंडो ग्रीक शासकों को देखते हैं, शकों को देखते हैं, पल्लव को देखते हैं और कुषाणों को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क ने रेशम प्राप्ति के लिए, रेशम मार्ग पर कब्जा करने के लिए चाइना से 2 युद्ध किए थे। पहला युद्ध जब हुआ तो पेंचाओ जो चीनी सेनापति था, गवर्नर था, उससे कनिष्क हार गया था। दूसरी बार पुनः जब आक्रमण किया कनिष्क ने तो पेंचाओ को हराकर रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था। इस प्रकार से मध्य एशिया में चाइना तक के क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने वाला भारत का पहला शासक अगर कोई था तो वो कनिष्क था। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के तौर पर देखा गया। इसे द्वितीय अशोक भी आप कहते हैं। जिस हिसाब से कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बढ़ावा दिया, उसका प्रचार प्रसार किया, चौथी बौद्ध संगति करवाई, इन सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए आप द्वितीय अशोक के तौर पर कनिष्क को देखते हैं। ठीक है, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया था? तो कुषाणों ने किया था। कुषाणों के समय कला बहुत बेहतर थी। अफगानिस्तान में इनकी घुड़सवारी करते हुए और धनुष चलाते हुए एक मूर्ति भी मिलती है, जिससे पता चलता है कि जो कुषाण थे
वो अच्छे धनुर्धर थे, अच्छे घुड़सवार थे, और इनके बेहतर होने का कारण भी दोस्तों था। कुषाण बेहतर इसलिए थे क्योंकि इन्होंने जो रकाब होता उसका प्रयोग करना शुरू किया था, टोटी वाले नलों का प्रयोग करना हो, फर्श का प्रयोग करना हो, लंबे लंबे बूट हो, कुर्ता हो, ये सब चीजें जो प्रारंभ की गई हमारे देश में वो कुषाणों के समय से लाई गई थी। और ये बेहतर घुड़सवार थे, धनुर्धारी थे। किस बात से पता चलता है? क्योंकि अफगानिस्तान से इनकी इस प्रकार की मूर्ति मिली है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं कुषाण भारत में एक बड़ा साम्राज्य बनाने में, लंबे समय तक शासन करने में कामयाब रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। दोस्तों नौसेना कोई उच्च कोटि की नहीं थी, लेकिन व्यापार जरूर करते थे। तो कारण कथन ए जो है वो सत्य है, आर गलत है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो कला शैली भारत और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार कला कहते हैं। और इसका जो पोषण किया, जो विस्तार किया, वो कनिष्क ने किया था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो वो था महायान शाखा। महायान और हीनयान के बारे में मैं बौद्ध धर्म वाले चैप्टर में डिटेल में बता चुका हूं, तो जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है वो तो बौद्ध धर्म जैन धर्म की डिटेल में जानकारी के लिए आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, वहां आपको पता चल जाएगा महायान क्या है और हीनयान क्या है। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय प्रथम शताब्दी में हुई थी, कश्मीर के कुंडवन में। तो यहां पर जो चौथी बौद्ध संगति हुई उसमें जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। कनिष्क ने महायान शाखा के अंतर्गत उसमें आते हुए उसको विस्तारित किया था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चौथी बौद्ध संगति थी दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो याद रखेंगे ये पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। शक राजा रुद्र दामन प्रथम। शक राजा रुद्र दामन प्रथम जो था ये एक इंपॉर्टेंट शासक हुआ शकों में, और शक साम्राज्य का भारत में सुदृढ़ीकरण करना हुआ, सिंचाई व्यवस्था आदि करने में अगर योगदान रहा, सुधार करने वाला कोई शासक रहा तो रुद्र दामन रहा। और इसने संस्कृत का भारत का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जो बनाया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। तो जूनागढ़ अभिलेख भारत का संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है जो विशुद्ध संस्कृत भाषा के होने के साथ साथ रुद्र दामन प्रथम के द्वारा स्थापित करवाया गया था। और इसी से हमको जानकारी मिलती है कि इसने जीर्णोद्धार करवाया था किसका? सुदर्शन झील का। यह सुदर्शन झील का योग जो आपको उल्लेख मिलता है वो रुद्र दामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। और यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की भी जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील जो गुजरात के काठियावाड़ में थी, इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। जब ये थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हुई थी इसका जीर्णोद्धार कराने का काम रुद्रदामन प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से रुद्रदामन प्रथम जिसने 130 से लेके 150 ईस्वी के आसपास तक भारत में शासन किया, उसने ही रुद्रदामन प्रथम ने ही जूनागढ़ अभिलेख स्थापित करवाया और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी करवाया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? गोदो फर्निस। गोदो फर्निस दोस्तों याद रखेंगे ये एक महत्वपूर्ण महानतम पार्थियन शासक था और इसके समय ही ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। यह माना जाता है कि जो पार्थियन लोग थे ये ईरान से आए थे, इनका मूल निवास ईरान था। और भारत में हम देखें तो पहले हिंद यूनानी लोग आए जिनको हम यवन कहते हैं, इनको हटाया किसने? शकों ने लंबे समय तक शासन किया। और शकों के बाद कौन आए? पहलव आए। पहलवों का प्रारंभिक व्यवस्था कमजोर दिखाई पड़ती है। गोदो फर्निस लगभग 20 से लेके 41 ईस्वी के आसपास इनका महानतम शासक होता है, जिसके समय भारत का यूरोप से संपर्क बेहतर रहा। और हम ये भी कह सकते हैं कि सेंट थॉमस नाम के जो पादरी थे वो भारत आए थे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो विम कड़फिसिस भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है कुषाणों का, और इसी ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं भारत में जारी की थी। सबसे ज्यादा मात्रा में कनिष्क के समय होती है, लेकिन विम कड़फिसिस ने पहली बार जारी कर दी थी।
शैव भक्त था और महेश्वर की उपाधि धारण की थी, ध्यान रखेंगे। कनिष्क भी प्रारंभ में शैव था, लेकिन बाद में ये क्या हो गया, बौद्ध धर्म में आ गया था अश्वघोष की प्रेरणा से। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? दोस्तों याद रखेंगे कि भारत में ईरानियों ने आक्रमण किया, हकमनी वंश के शासकों ने, जिसमें दारा प्रथम या दीरियस प्रथम जो था एक इंपॉर्टेंट शासक हुआ। इन्होंने भारत को अपना 20वां क्षत्रप बनाया था। इनकी व्यवस्था को खत्म किया था सिकंदर ने जब यूनानी आक्रमण हुआ। लंबे समय तक भारत में ऐसी व्यवस्था फिर बाद में नहीं देखने को मिली। बाद में हमारे यहाँ पर आते हैं यूनानी, हिंद यूनानी शासक, और हिंद यूनानियों के बाद आते हैं हमारे यहाँ पर शक, और शकों ने भारत में क्षत्रप प्रणाली, जिसको प्रांत व्यवस्था कहा जाता है, वो दोबारा से शुरू की थी। त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो याद रखेंगे शक शासकों ने त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि धारण की थी। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो दोस्तों याद रखेंगे पहले यूनानी आए, उसके बाद हमारे यहाँ पर हिंद यूनानी आए, उसके बाद हमारे यहाँ पर शक आए, फिर हमारे यहाँ पर पार्थियन आए, फिर हमारे यहाँ पर कुषाण आए। ये क्रम आपका सही है। सभी का क्रम अगर हम लिख लें तो एक बार इसको लिख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले कौन आए थे? हिरानी, फिर आए थे कौन? यूनानी, फिर आए थे कौन? हिंद यूनानी या यवन, और इनके बाद हमारे यहाँ पर आए थे कौन? शक, फिर आए थे हमारे यहाँ पर कौन? पहलव, फिर हमारे यहाँ पर कौन आए? कुषाण। तो इतनी सारी विदेशी शक्तियां भारत में प्राचीन काल में आ गई थी। हम लोगों को ये लगता है कि अरबी आक्रमण हुआ, तुर्की आक्रमण हुआ, वही हमारे यहाँ हुआ, या अंग्रेजों का आक्रमण हुआ तो वही हुआ। प्राचीन काल में भी आ चुके थे, मध्यकाल में भी आए विदेशी, और आधुनिक काल में भी विदेशी आए। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आधुनिक काल में आए विदेशियों ने किया। कारण सिंपल था कि प्राचीन काल में जो विदेशी आए थे उन्होंने भारत की संस्कृति में अपने आप को घुला मिला दिया। मध्यकाल के लोग आए, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ आए, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को भारत में थोपने का काम किया। और आधुनिक काल के जो लोग थे वो अपना विदेशी चरित्र बनाकर रखे और भारत से धन लूट के ले जाने का काम कर रहे थे। तो इसी दृष्टि से कि इन्होंने कभी अपना चरित्र नहीं छोड़ा, इसीलिए ये विदेशी रहे और भारत का शोषण करने पे आमादा थे। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में कब लाया गया था? तो जब हमारे यहाँ पर दोस्तों ग्रीक शासकों ने शासन किया था तो सैनिक व्यवस्था, मिलिट्री गवर्नशिप जो थी वो चालू की गई थी। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था किसका? तो बैक्ट्रिया। हिंद यूनानी लोगों ने भारत में यहां पर जो शासन स्थापित किया था इसे बैक्ट्रिया नाम दिया गया था, ध्यान रखेंगे। चार धातु सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा गया? इन्हें कर्षपण कहा गया था। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि कर्षपण क्या थे, तो ये अलग अलग धातुओं के मिश्रण से बनने वाले सिक्के थे जिन पर मोर आदि वृक्ष चीजों की आकृति बनी होती थी। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया था दोस्तों? तो तमिलों ने और चेरों ने दक्षिण भारत से सबसे पहले रोम के साथ व्यापार प्रारंभ किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन से असत्य हैं? तो याद रखेंगे कि मौर्योत्तर काल में कोचीन कोई बेहतर बंदरगाह नहीं था। आपको ये तीनों के तीनों बंदरगाह देखने को मिलते हैं, और स्पेशल तौर पर देखें तो भृगु कक्ष जो गुजरात में था, पश्चिम के क्षेत्रों से व्यापार करने का एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह बना। ताम्रलिप्ति जो बंगाल में पूरब में था, वो पूरब के क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का प्रमुख बंदरगाह के तौर पर था। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के पोर्ट के नाम से संबोधित किया गया? तो याद रखेंगे अरिका मेड को इस नाम से संबोधित किया गया। ध्यान रखिएगा कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक रोमन साम्राज्य, और यह भी ध्यान रखेंगे कि पूरी दुनिया के बीच समुद्री व्यापार की परिस्थितियों का वर्णन करने वाली एक पुस्तक है। तो ये क्या है? ये एक पुस्तक है जो रोमन साम्राज्य का पूरी दुनिया के साथ व्यापारिक व्यवस्था का वर्णन करती है। इसके लेखक अज्ञात यूनानी व्यक्ति थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अज्ञात के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थी जिसके संबंध में हमको भारत में अरिकामेडु व्यवस्था दिखाई पड़ती, एक पुस्तक थी। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो डेमेट्रियस फर्स्ट जो था, इसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी। लगभग 183 ईसा पूर्व के आसपास इसने की थी। पंजाब के कुछ क्षेत्र को जीत लिया था और इसे आधुनिक सियालकोट के नाम से आप जानते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। और साकल को इसने अपनी राजधानी बनाया था। ये हिंद यवन शासक थे और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट शासक जो हुआ है वो मिनांडर हुआ है। मिनांडर
बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है और नागसेन के साथ इसकी बातचीत होती है, जिसे मिलिंद पन्हु नामक ग्रंथ में जगह दी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो मिनांडर ही वो था। नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बाद में ये बौद्ध भिक्षु हो गया और पूरा शासन छोड़ दिया था। कुषाणों का संबंध किससे था दोस्तों? तो कुषाणों का संबंध चीन के यूची जनजाति से था। यूची कबीले से संबंधित थे कुषाण शासक। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने का उत्तरदायी था? तो अश्वघोष की प्रेरणा से कनिष्क बौद्ध हो गया था। बौद्ध धर्म के महान संरक्षण के कारण अशोक को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इंडो ग्रीक शासक, शक शासक और पार्थव शासक। ठीक है, तो इंडो ग्रीक शासक किसको कहा गया? हिंद यवन को। शक शासकों को सीथियन कहा गया। पार्थव शासक पहलवों को कहा गया। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राज्य दी, एक तरफ राजधानी दी है। शुंगों की राजधानी विदिशा थी। चेदी की राजधानी कलिंग थी। राजा खारवेल इनके इंपॉर्टेंट शासक हुए थे। हाथी गुम्फा अभिलेख से इनका उल्लेख मिलता है। सतवाहनों की प्रतिष्ठान या पैठन थी दक्षिण भारत में। कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कनिष्क ने दूसरी राजधानी के तौर पर मथुरा को स्थापित किया था। ठीक है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी? तो वो कनिष्क था जिसने केसर या सीजर की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो याद रखेंगे कि शुंग काल में भरुत स्तूप का स्थापना भी हुई थी, जिसकी स्थापना का श्रेय जाता पुष्यमित्र शुंग को। और ये एक प्रकार से इस बात का विरोध करने का एक साक्ष्य मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का एक महान कट्टर विरोधी था। ऐसा नहीं था। पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप की रेलिंग भी बनवाई थी। भरूच स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। ऐसी चीजों से जानकारी मिलती है कि भाई ये कट्टर विरोधी नहीं थे, विरोध जरूर था। सांची का स्तूप की वेदिका रेलिंग बनवाई थी, किसने बनवाई थी? तो वो पुष्यमित्र शुंग के समय बनी थी। भाजा का स्तूप जो था वो भी इस समय बना था। तो कहीं ना कहीं उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो व्रत कथा की रचना गुणाढ्य ने की थी, जो सातवाहन के महान शासक, कवि और कवियों को संरक्षण देने वाले शासक, जिनका हम लोगों को समय में गुणाढ्य नाम के विद्वान देखने को मिलते हैं, इन्होंने वृहत कथा की रचना की थी। ठीक है, और गाथा सप्तशती गुणाढ्य की रचना, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इसमें कौन सा कथन सही है? दोस्तों, सतवाहन शासकों ने बौद्धों पर अत्याचार किया, इसके सबूत नहीं मिलते। इनके समय कुछ ऐसी रचनाएं भी की गई जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, ऐसा नहीं है। बौद्धों को संरक्षण नहीं दिया, लेकिन उनका विरोध भी बड़े स्तर पर नहीं किया। काम जरूर करवाए थे बौद्धों के लिए। लेकिन बोध गया में शशांक ने, याद रखिएगा, शशांक जो था वो आपको एक शासक मिलता है जिसने कहीं ना कहीं बोधि वृक्ष को काट दिया था, उसमें आग लगवा दी थी। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला जो है वो केवल सही है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसी के थे? तो कुषाणों के थे। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो चेदी वंश से संबंधित था, जिनके बारे में जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम फिर नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।